नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में हम कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन मुद्दों पर आप कानून की किस तरह से मदद ले सकते हैं। आज लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में हम वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए कानूनी अधिकारों पर बात करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कई बार अनदेखी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके अपने ही उन्हें दगा दे जाते हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। ऐसे में वे वरिष्ठ नागरिक किस तरह से कानून की मदद लेकर अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं, ये जानेंगे हम हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 क्या है, क्या कुछ कहता है ये? जी, अगर हम इस अधिनियम की खासियत देखें तो ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ही अपने माता पिता को सड़क पर छोड़ देते हैं, या हो सकता है उनको मेडिकल प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो अपने माता पिता को या अपने दादा दादी को उस तरीके से मेंटेन नहीं करते जिनकी उनको आवश्यकता होती है एक ओल्ड एज में। क्योंकि ओल्ड एज में एक व्यक्ति, ये प्रिजम्पशन लिया जाता है क्योंकि रिटायरमेंट भी हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि भाई बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनको रिटायर कर दिया जाए, तो रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो अब कैपेबल नहीं होते हैं कि अपने सारे जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कर सके, अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल कर सके, अपने मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो या मेडिकल चीजें अपना सब सारा खर्चा उस चीज को उठा पाए, या फिर अपना घर देख सके या सारी चीजें कर सके। तो एक ऑब्लिगेशन डालने के लिए अधिनियम को बनाया गया है कि एक तरीके से देखा जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला जाए कि आप अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को मेंटेन करिए। उसके लिए अधिनियम बनाया गया है जिसमें कई सारे प्रावधान हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटीज अपने बुजुर्गों को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप किस प्रकार से विधिक रूप में लायबल होते हैं, दायित्व आपका कैसे बनता है और उसमें क्या दंड मिल सकता है उनको। और अगर नहीं है कोई किसी बड़े बुजुर्ग का कोई नहीं है तो उसके लिए शासन क्या प्रावधान ऐसे बनाता है जिसमें उनको मेंटेन किया जाए, उनके लिए सारी चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। उसके लिए एक्ट को बनाया गया है। जी अमित। बिल्कुल। और इस अधिनियम के तहत किसे वरिष्ठ नागरिक माना गया है, क्या कोई क्राइटेरिया इसके लिए फिक्स किया गया है? बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं जो 60 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेते हैं या उससे अधिक होते हैं और वो भारत के नागरिक होते हैं, तो उन्हें इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक माना गया है। जी बिल्कुल। और इस अधिनियम के अनुसार मैम ये भी जानना चाहेंगे कि भरण पोषण में क्या शामिल होता है, क्या भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, या सिर्फ पैसों से संबंधित अधिनियम होता है? जी, आप देखेंगे कि आप बड़े बुजुर्गों को पैसों से ज्यादा मतलब होता नहीं है, उनको मतलब होता है कि कैसे उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, तो उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। अगर नहीं तो उसके लिए फिर अगर वो नहीं प्रोवाइड होती है तब पैसे का प्रावधान है। देखा जाए तो चिकित्सा, उपचार, रहने के लिए घर और देखा जाए तो कपड़े, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज, बेसिक नीड्स जो होती है एक इंसान को सरवाइव करने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है, उसे भरण पोषण कहा गया इस अधिनियम के तहत। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी प्रक्रिया की, तो क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है या फिर वरिष्ठ नागरिकों के मद्देनजर इसे सुगम बनाने का प्रयास किया गया है? जी, अब प्रक्रिया जाने से पहले आप देखेंगे तो आपको ये पता करना होगा कि कौन दावा कर सकता है। जी। तो कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो इस अधिनियम के तहत दावा कर सकता है। और जैसे आप देखेंगे कि किसी के बच्चे नहीं होते हैं, तो बच्चे नहीं होते हैं तो वैसे बड़े बुजुर्ग, वैसे वरिष्ठ नागरिक क्या करेंगे? तो जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, तो गिफ्ट के माध्यम से, दान के माध्यम से, या एक तरीके से कहा जाए कि जो संपत्ति आगे पीढ़ी में पहुंचेगी, तो जो संपत्ति को रिसीव करेगा वो व्यक्ति है, उसका दायित्व बनता है कि वो कैसे भरण पोषण अपने वरिष्ठों को, अपने जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रोवाइड करे। और जो प्रक्रिया की आपने बात की अमित, तो प्रक्रिया ऐसी होती है कि सबसे पहले हमें अधिकरण में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है धारा 4 के अंतर्गत, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत। तो वो कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो प्रस्तुत कर सकता है, और अगर वो नहीं है सक्षम चलने फिरने में या फिर
ट्रिब्यूनल तक, अधिकरण तक जाने में, तो उनके मार्फत कोई व्यक्ति उस ट्रिब्यूनल में, उस अधिकरण में दावा प्रस्तुत कर सकता है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हैं कोई एनजीओ है जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो उनके मार्फत उनके द्वारा अधिकरण में दावा प्रस्तुत कर सकती है। और इसमें अगली प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही आप दावा प्रस्तुत करते हैं तो एक अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान है, जो अधिकरण आंतरिक भरण पोषण बांध देती है कि हाँ, जब तक ये प्रक्रिया चलती है, लंबित रहती है, उस दौरान भी जो वरिष्ठ नागरिक है उनको भरण पोषण मिले। उसके बाद देखा जाएगा तो नोटिस जारी किया जाता है किन्हें, जो जिनका दायित्व है मेंटेन करने का, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद में जो व्यक्ति है जिनको नोटिस गया है वो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे। अब ये भी मैं आपको बता दूं, अधिकरण में जो उपखंड अधिकारी होते हैं, उनके पावर्स होल्ड करने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो इसको प्रिसाइड करते हैं, पीठासीन होते हैं। तो आंतरिक भरण पोषण के बाद में नोटिस जारी होती है। नोटिस जारी करने के बाद में उन्हें सुनने का अधिकार, जो हमारा एक नेचुरल राइट है कि सुना जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो दिया जाता है कि कैसे वो साबित करेंगे, ये बोलेंगे कि कैसे उनका दायित्व नहीं बनता है मेंटेन करने का। ये होने के बाद में एक इंक्वायरी करता है अधिकरण, इंक्वायरी जांच करता है कि हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें सही में मेंटेनेंस के लिए लायबल है ये व्यक्ति, ये होता है। फिर इस प्रकार से अंतरिम मेंटेनेंस बंधने के बाद में एक मेंटेनेंस अलाउंस हो जाता है। तो वो मेंटेनेंस अलाउंस होने के बाद आप देखेंगे 90 दिन के अंदर उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी जो इतनी जो मैंने आपको बताई है, ये 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा 30 दिन का समय मिलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्ट, जैसे बोल सकते हैं ना कि अगर सामने वाला पेशी पे पेशी लिए जा रहा है, तो वरिष्ठ नागरिक वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, तो उसके लिए एक इंटरेस्ट भी जुड़ता है, जो इंटरेस्ट हो सकता है 5% से 18% तक का। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये कोई कंपाउंडेड इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से पेनल्टी एक तरीके से वो की जाती है डिले करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर उपस्थित ही नहीं हो रहा है कोई व्यक्ति, कि भाई नोटिस गया, उपस्थित नहीं हो रहा है, तब उस विशेष परिस्थिति में ट्रिब्यूनल, अधिकरण वारंट जारी कर सकता है। तो वारंट का कंप्लायंस किया जाएगा, उसको वारंट के जरिए उसको अधिकरण के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है अमित, जिसके मार्फत आप मेंटेनेंस जो है इस एक्ट के तहत उसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने प्रक्रिया समझाई और ये भी बताया कि इस अधिनियम में क्या शामिल है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए भी इसमें किसी तरह के प्रावधान दिए गए हैं? जी, आप देखेंगे इस अधिनियम की धारा 19 में वृद्धाश्रम की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे कि सही में कोई व्यक्ति है, कोई वरिष्ठ नागरिक है जिसको मेंटेन करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में वृद्धाश्रम की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें सरकार अपने राज्य में वृद्धाश्रम का गठन करेंगी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी अगर आप देखेंगे वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनको मेंटेन करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में भी उसका बताया गया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना होनी अनिवार्य है। जी बिल्कुल। वहीं ये जो अधिनियम है मैम, ये वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है, ये भी जरूर बताएं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे कि कुछ वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या क्योंकि वो ओल्ड एज होते हैं, उनको पता नहीं होता है वो किस दस्तावेज में सिग्नेचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुत्र है या कोई फैमिली मेंबर है, सारी संपत्ति को अपने नाम पे करवा लेता है। कैसे? छल करके, या फिर ये बोल करके, इमोशनली अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, असम्यक असर करके, या फिर कोई धमकी दे करके कि आपको ये मार डालेंगे, या जो भी XYZ इलीगल तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम पे संपत्ति करवाना चाहता है किसी वरिष्ठ नागरिक का, तो आप देखेंगे अगर वरिष्ठ नागरिकों ने इस अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए में अगर एक कंडिका किसी दस्तावेज में साइन करवा ली है कि हम ये संपत्ति तुमको इसी कंडीशन पे देंगे कि आप हमें बेसिक एमिनिटीज या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे,
और ये साबित हो जाता है अधिकरण के समक्ष कि उन्होंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की है, तो वो दस्तावेज जिसके माध्यम से जो संपत्ति अंतरण हुआ है वो शून्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार से संपत्ति की भी सुरक्षा की जा सकती है इस अधिनियम का लाभ उठाते हुए। उसके लिए बस जो जनता है उनको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि अगर वो बस एक दस्तावेज पे इस प्रकार से अगर सिग्नेचर करवा ले, भले ही वो गिफ्ट हो या भले ही वो संपत्ति अंतरण के लिए जो डीड बनती है, विक्रय विलेख बनता है, जिस भी प्रकार से कि अगर आप हमें मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये संपत्ति देंगे, अगर आप मेंटेन करने में विफल हो जाते हैं तो ये जो संपत्ति का अंतरण है ये पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। तो इस अधिनियम में ये बहुत ही खास प्रावधान दिया गया है जिससे संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है। जी अमित। बिल्कुल मैम, और वैसे तो एथिकली बहुत गलत होता है कि अपने माता पिता की देखभाल ना की जाए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी यदि ऐसा किसी के माध्यम से किया जाता है तो वरिष्ठ नागरिक को छोड़ने के लिए दंड का क्या प्रावधान है? क्या दंड भी इसमें उल्लिखित है? बिल्कुल, अगर देखा जाए कि अगर आप सड़क पे निकलते हैं, आप देखते हैं बहुत बड़े बुजुर्ग वहां पे भीख मांग रहे होते हैं या रोड के किनारे होते हैं या जिनको घर से निकाल दिया जाता है, तो उन्हें तत्काल रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और ये जब साबित हो जाता है कि उन्हें निकाल दिया गया है विधि विरुद्ध तरीके से, उनकी अपनी संपत्ति से या बच्चों की संपत्ति से, तो 3 माह का कारावास का प्रावधान दिया गया इस अधिनियम के तहत, और जुर्माने का या तो कारावास या तो जुर्माना। तो इस प्रकार से एक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। जेल के डर से कोई भी व्यक्ति कम से कम इतना तो सोचेगा हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को सड़क पे न छोड़े। तो इस प्रकार से एक दंड का भी प्रावधान इस अधिनियम के तहत दिया गया। जी अमित। बिल्कुल, क्या आप वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की व्याख्या कर सकते हैं? जी, आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों की बात की जाती है कि क्या बच्चे ही करेंगे इसमें। आजकल आप देखेंगे कि जैसे दामाद होते हैं या जैसे बहू होती है, तो अगर वो भी अगर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में अगर कष्ट दे रही हैं उनको किसी भी प्रकार से, या उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, उनको घर की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, उनको अगर तुरंत केयर की जरूरत है वो नहीं प्रोवाइड करे, तो ये संशोधन होना आवश्यक है कि इसमें जो नियर अबाउट रिलेटिव्स है उनको भी इंक्लूड किया जाए जिनके साथ वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। जी बिल्कुल जी। इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की भूमिका क्या होती है मैम? जी, अगर देखा जाए तो एक ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण जो अधिकरण कहते हैं, उस अधिकरण का गठन धारा 7 में दिया गया है। जो अधिकरण का यही रोल है कि वो इंस्पेक्ट करे, इंक्वायर करे कि क्या सही में वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही है। एक ग्राउंड लेवल पे अधिकरण का गठन किया गया है जहां इजीली आप अपनी क्लेम्स और अपने जो जिससे आप अग्रीव्ड है वो सारी चीजें लेकर के आप अधिकरण के सामने आ सकते हैं और अधिकरण में अपनी सारी बातें कह सकते हैं। तो भूमिका अधिकरण की यही है कि आप ग्राउंड लेवल पे प्राइमा फेसी स्टेज पे अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप तुरंत अधिकरण जाए और इस अधिनियम का लाभ अपने लिए, अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए या अपने परिचित किसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस अधिनियम का लाभ उठाएं। इसके लिए अधिकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जी अमित। ये जो अधिनियम होता है मैम, इसमें तमाम बातें तो उल्लिखित है, लेकिन संपत्ति के हस्तांतरण को ये किस तरह से प्रभावित करता है? जी, आपको मैंने यही बताया कि जैसे संपत्ति अंतरित होता है अमित, तो उस संपत्ति अंतरण का एक बेसिक, अगर जनरली मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि अगर मैंने किसी दस्तावेज में सिग्नेचर किया है और सामने वाले ने किसी दस्तावेज में सिग्नेचर किया जिसमें मैं अपनी संपत्ति किसी और को अंतरित कर रही हूँ, और बाद में जब मैं न्यायालय में जाके कहती हूँ कि ये मैंने नहीं किया, तो मुझे साबित करना होता है कि ये नहीं, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, या ये मैंने नहीं किया है, या यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या छल हुआ है। लेकिन इस अधिनियम में ये चीज का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया है कि बस अगर बच्चे उनको मेंटेन नहीं करते हैं तो ये बच्चों की लायबिलिटी होती है कि वो साबित करे कि ये दस्तावेज असली है। जी। तो यहाँ कहानी विपरीत हो जाती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर नॉर्मली अगर एक व्यक्ति है, नागरिक है, उसको साबित करना होता है, अगर वो चाहता है कि किसी दस्तावेज को शून्य घोषित किया जाए तो वो साबित करेगा। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के केस में ये होता है कि सामने वाला साबित करेगा कि उन्होंने ये दस्तावेज कैसे फ्रॉड करके नहीं बनाया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस अधिनियम की खासियत है। जी अमित। बिल्कुल, क्या माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर कोई ऐतिहासिक निर्णय आया है?
आप जरूर कुछ उदाहरण दें। जी, इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा केस हुआ था अमित, जिसमें ये कहा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर कोई महिला किसी कोर्ट में ये कहती है कि भाई ये घर में हमें शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट है, और वरिष्ठ नागरिक ये कहता है कि भाई हमें इस घर से निकाल दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर हमें जब वरिष्ठ नागरिकों को वो घर दिलाना है और उसी में एक महिला को वो घर दिलाना है, तो इसमें लाइन डिफरेंस कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस है हमारे, उन्होंने इस अधिनिर्णय इस केस में जजमेंट दिया था। एस वनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु शहर जिला और अन्य, इस केस में इस लाइन को, इस डिफरेंस को बताया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जैसे अगर कोई महिला अगर वो घरेलू हिंसा में अगर संरक्षण अधिनियम या फिर अपना शेयर्ड हाउस होल्ड क्लेम करती है, तो वो पर्सनल एक्ट के तहत उसमें जा सकती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को ये लाभ दिया गया था कि वो अगर उनका अधिकार उस हाउस होल्ड में बन रहा है तो उन्हें उस घर से ना निकाला जाए। जी अमित, बिल्कुल। ये तो भरण पोषण अधिनियम पर बात हो गई, लेकिन क्या इस कानून के अलावा भी कोई और विकल्प माता पिता और वरिष्ठों के लिए हो सकते हैं? देखिए, अगर हम कहेंगे तो सीआरपीसी की धारा 125 में डिपेंडेंट्स की बात की गई है। तो डिपेंडेंट्स में कोई भी हो सकता है, या तो बीवी हो सकती है, या तो माता पिता हो सकते हैं, या तो दादा दादी हो सकते हैं। माता पिता का ज्यादा उसमें रोल है। तो जैसे इस अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की बात की गई है, तो वरिष्ठ नागरिक में वो भी शामिल हो जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, है ना। इस प्रकार से 60 वर्ष से बस उनकी उम्र अधिक होनी चाहिए। लेकिन 125 में भी आप दावा कर सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि सीआरपीसी के ऊपर इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। आप देखेंगे तो या तो वरिष्ठ नागरिक धारा 125 सीआरपीसी में जाकर के भरण पोषण क्लेम कर सकते हैं, या तो इस अधिनियम के तहत अपना क्लेम कर सकते हैं। तो आप दोनों अधिनियम में लाभ नहीं उठा सकते, ये क्योंकि आप दुगना लाभ उठा रहे हैं, इस प्रकार की अवधारणा जाती है। इस वजह से सिर्फ आप एक अधिनियम में इस मेंटेनेंस का लाभ उठा सकते हैं। जी, ये जो अधिनियम है मैम, भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, इसमें आपने कुछ देर पहले पेनाल्टी का जिक्र किया था जी। लेकिन क्या इसमें भी अलग अलग तरह के दंड के प्रावधान है, अलग तरह से पेनाल्टीज लगती है? जी, अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस का अगर अलाउंस हो गया ट्रिब्यूनल के द्वारा, ट्रिब्यूनल ने कोई एक अमाउंट निर्धारित कर दिया कि आपको ये अमाउंट पे करना है, और वारंट भी जारी कर दिया, नोट अगर समन्स के बाद में वारंट भी जारी हो गया, और वारंट के जारी होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अगर मेंटेनेंस अमाउंट को पे नहीं कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे तो 1 महीने तक के कारावास का प्रावधान है। और या तो 1 महीने तक का कारावास होगा, या जब तक आप पेनल्टी पे नहीं करते तब तक के लिए आप कारावास में रहेंगे। इस प्रकार का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 3 महीने का कारावास होता है। किस परिस्थिति में? 3 महीने का कारावास अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर कर देते हैं, अगर उनको निराधार छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज ना करके अपने बड़े बुजुर्गों को सड़क पे छोड़ देते हैं, या इस प्रकार से करते हैं, तो उसमें 3 महीने तक का कारावास का प्रावधान है, तथा या तो 5,000 रुपए का जुर्माना है, या 3 महीने का कारावास का प्रावधान है। जी अमित, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, और काउंसलिंग से बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं। तो क्या इस अधिनियम में भी इस तरह से कोई चीजें हमें देखने को मिलती है? क्या पहले फैमिली काउंसलिंग भी होती है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर इस प्रकार का कोई वेलफेयर कानून लाया जाता है देश में, तो उसमें ये वेलफेयर ही मुद्दा होता है। बस वरिष्ठ नागरिकों की जो आवश्यकता की पूर्ति हो, यही इसका उद्देश्य है। तो अगर वो काउंसलिंग से ही हो जाता है, प्राइमा फेसी स्टेज में जैसे ही नोटिस सर्व हुआ और वो व्यक्ति अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ, उपस्थिति के बाद ही आप देखेंगे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते, पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो पहले प्राइमा फेसी स्टेज में उनको काउंसलिंग करवाते हैं कि किस तरीके से ये डिफिकल्टी अराइज हुई, उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता है, तब जाके इस अधिनियम में आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, इंक्वायरी का स्टेज आता है, उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जी अमित। जी, जो सक्षम है वो तो भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सक्षम नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, बच्चों की नौकरी छूट गई है, तो ऐसे में किस तरह से इस कानून के साथ इस पूरी प्रक्रिया को बैलेंस किया जाता है?
जी, अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट्स के लिए ये कानून बनाया गया है और मेंटेनेंस का ये प्रावधान हमारे ऑल ओवर कंट्री में आप देखेंगे एन नंबर ऑफ केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी और विविध हाई कोर्ट्स ने भी ये डिसीजन दिया है कि अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है तो भी वो अपने आप को सक्षम बनाए कि वो मेंटेन कर सके अपने डिपेंडेंट्स को। तो आपकी अगर फैमिली है और आपको अगर 1-2 महीने की बात है तो कोई भी फैमिली एडजस्ट करेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही में अगर मतलब अगर कार्य नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे वो मेंटेन कर सके, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सके, तो उसे ये न्यायालय अपने लेवल पे बोलती है, अनऑफिशियली ही सही, लेकिन ये बोलती है कि आप कोई भी कार्य करें, आप मजदूरी का कार्य कर लीजिए या आप छोटे तबके का कार्य कर लीजिए, कैसे भी करके आप अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करिए। तो ऑब्लिगेशन तो बनती है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई डिपेंडेंट है उसको मेंटेन करना ही है, अगर वो सक्षम नहीं है तो वो अपने आप को सक्षम बनाए कि वो मेंटेन करे, तो ये ऑब्लिगेशन होती है। और आपका जो सवाल है कि अगर वो सक्षम नहीं है तो उसमें आप देखेंगे कि अमाउंट का बस डिफरेंस होता है कि अगर किसी व्यक्ति को फॉर एग्जांपल 10,000 वरिष्ठ नागरिकों को अगर 10,000 का मेंटेनेंस अलाउंस होना चाहिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, घर के लिए, भाड़े के लिए, दवाई के लिए या जो भी, तो उस अमाउंट को कम कर दिया जाएगा अमित ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ये नहीं होगा कि उसको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा, मेंटेनेंस तो उनको किसी भी परिस्थिति में देना ही होगा। जी अमित। जी, इसमें बहुत सारी चर्चा हमने की मैम। एक अहम सवाल ये भी आता है कि इसमें मेंटेनेंस ऑफिसर कौन होते हैं और वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, आप देखेंगे इस अधिनियम के तहत मेंटेनेंस ऑफिसर का प्रावधान दिया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को जो मेंटेनेंस ऑफिसर के रूप में इस अधिनियम में कार्य करेगा। आप अगर देखते हैं कि कोई वरिष्ठ नागरिक है, उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल पाता है या ऐसी परिस्थिति होती है, तो वो मेंटेनेंस ऑफिसर होता है जो सारी चीजों को इंस्पेक्ट करता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपीयर होगा। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफिसर का प्रावधान है इसमें अमित। जी, अपील की अगर हम बात करें तो अपील के लिए क्या प्रावधान इसमें किया गया है? जी, आप देखेंगे कि कोई भी अधिकरण को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी जाती है कि आप कितना भी मेंटेनेंस अलॉट कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में न्याय की एक तरीके से हत्या हो जाती है कि अगर वो व्यक्ति सही में सक्षम नहीं है, अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, अगर या कोई एनहांस्ड अमाउंट मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे, तो वो अपील में जा सकता है। अपील इसीलिए बनाया गया प्रावधान कि वो मॉनिटर कर सके कि ट्रिब्यूनल सही ढंग से सही ऑर्डर उन्होंने पास किया है या नहीं किया है। तो अपील के लिए 60 डेज के अंदर अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है कि उनको ऑर्डर जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है या किसी वरिष्ठ नागरिक को लग रहा है कि ये हमें कम अमाउंट अवार्ड किया गया है या किसी व्यक्ति को लग रहा है कि ज्यादा अमाउंट जो डिपेंडेंट जो व्यक्ति मेंटेन करेगा उसको लगता है कि ज्यादा अमाउंट इसमें अवार्ड कर दिया गया, तो उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। तो अपील के लिए आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, जिला मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो जिला मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है एक तरीके से कि आप जो ट्रिब्यूनल है उसकी अपीलेट अथॉरिटी बने और इसको मॉनिटर करें कि किस प्रकार से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अवार्ड ज्यादा कम या जो सेटिस्फैक्टरी ना हो वो नहीं किया है या किया है, वो चीज को मॉनिटर करने के लिए अपील का प्रावधान। बिल्कुल। क्या इसकी कोई समय अवधि भी होती है? जी, 60 दिन के भीतर आपको अपील प्रेफर करनी होती है। आप देखेंगे एक लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है, लेकिन इस एक्ट में 60 दिन का प्रावधान स्पेसिफिकली बताया गया कि आप 60 दिन के भीतर ही अपील प्रेफर कर सकते हैं। अलग अलग अधिनियम में अलग अलग समयावधि दी गई है, लेकिन इस अधिनियम में 60 दिन का प्रावधान दिया गया। अगर आप 60 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं करते हैं तो आपका वो राइट है वो आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रावधान है अमित। जी, तो आज लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह संविधान में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारियों के लिए भी विशेष कानून बनाए गए हैं जिनका सहारा लेकर वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। एडवोकेट सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर हमें इस विषय से अवगत कराने के लिए। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजा